सादुर रहमान उर्फ डकी भाई 2015-16 में इसने अपने यूट्यूब के करियर का आगाज़ किया और इसका जो कंटेंट था वो लोगों को रोस्ट करना था, नहीं रोस्टिंग की वीडियो बनाता था। और डकी ने ये चीज़ जो सीखी, बल्कि इसका इकरार उसने अपनी एक व्लॉग में खुद किया था जब उसकी मुलाकात एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर कैरी मिनाती से हुई। तो डकी ने इस बात का इकरार किया कि डकी ने जो कंटेंट वो कर रहा है, जो सीखा है, वो उसने कैरी मिनाती से सीखा है। इसलिए डकी का कंटेंट फिर पाकिस्तान में 2015, 16, 17, 18 तक हिट पे हिट होता गया। और फिर यहाँ पे लोगों ने रोस्टिंग की अपनी दुकानें खोलनी, मतलब मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने फिर इस कंटेंट को कॉपी किया। किसी की दुकान चली, किसी की नहीं चली। बहरहाल 4, 5, 6 साल सिलसिला चलता गया और थक हार के डकी भी उस कंटेंट की तरफ आ गया जो पूरी दुनिया में यूट्यूब पे चलने लगा। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया में वीलॉग का ट्रेंड एक शुरू हो गया, क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल कंटेंट होते हैं, चाहे वो रोस्टिंग हो गई, भले से लोग कहते हो कि ये बेकार कंटेंट है, छपड़ी कंटेंट है, लेकिन रोस्टिंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, और या यूट्यूब पे जो आप वीडियोस देखते हैं जिसमें आपको काफ़ी एडिटिंग दिखती है, ठीक है, स्टूडियो में जो रिकॉर्ड्स होती हैं काफ़ी मेहनत की तलबगार होती हैं। आपको 4 से 5 इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं, एडिटिंग बहुत आपको करनी होती है, तो काफ़ी मेहनत से, यानी आप समझ लें कि आधे दिन में जाकर कोई 10 से 15 मिनट का या 1 घंटे का कंटेंट निकलता है। लेकिन वीलॉग इतना आसान होता है, बस आपने एक मोबाइल लेना है, अच्छा सा आईफोन या कोई भी, इस तरह से करके अपनी आपने वीडियो बना ली। अब लोगों के अपने अपने शौक़ हैं, अपनी मर्ज़ी, किसी को अपनी फैमिली दिखानी है, किसी को बाहर की दुनिया दिखानी है, मोबाइल से ही, मोबाइल की किसी भी ऐप से एडिटिंग हो जाती है, यूट्यूब पे आपने अपलोड कर दिया। तो वो कंटेंट खैर ज़्यादा चलने लगा और इसमें जो बड़े इन्फ्लुएंसर थे, यानी यूट्यूब पे जिनके 2-3 मिलियंस थे, और या कुछ लोग टिकटॉक पे जो मिलियंस में थे, जब वो यूट्यूब पे शिफ्ट हुए, इसमें उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बहरहाल इसी तरह डकी का भी जो है वो व्यूवरशिप बढ़ने लगी, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब आजकल जो है वो डकी कानून की गिरफ्त में है। 17 अगस्त 2025 को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डकी को अरेस्ट करा गया था। अरेस्ट किया गया था जब वो बैरून मुल्क प्रवास कर रहा था अपनी अहलिया के साथ। तो उसका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में था। इमिग्रेशन ने रिकॉर्ड चेक किया तो रेड फ्लैग आया, फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर तकरीबन आज अक्टूबर चल रहा है, तो सितंबर में कोर्ट के रिमांड्स भी उसके हुए, बेल की एप्लीकेशन भी दी गई उसके लॉयर की तरफ से कि उसको रिहा कर दिया जाए, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई, क्योंकि NCCIA का कहना था कि मज़ीद उनको जो है इस पर इन्वेस्टिगेट करना है। और डकी के जो बैंक अकाउंट्स थे जिसमें करोड़ों रुपए की जो है उसके सीज़ किए गए, कुछ पैसा दुबई में भी था, वो भी पाकिस्तान लाया गया। तो बहरहाल डकी ने इस गिरफ्त में आया क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लाखों में उसके तकरीबन इतने फॉलोअर्स थे, तो उसने अपनी कुछ वीडियोस में, बल्कि 27 वीडियो में जो कोड में रिकॉर्ड है कि उनका रेफरेंस भी गया कि उन 27 वीडियोस में उसने जिन एप्लीकेशन को प्रमोट किया था वो ना कोई ट्रेडिंग की एप्लीकेशन नहीं थी। बज़ाहिर तो लोगों को ट्रेडिंग लगती है वो, लेकिन ट्रेडिंग की एप्लीकेशन ही नहीं, तो वो क्यूए की कुछ ऐप्स थी जिनको उसने प्रमोट किया गया। जाहिर सी बात है, जब ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई फॉलो करता है, फ़ैन करता है, तो वो भी सब वही हरकतें करता है। तो लोगों ने डाउनलोड की, उनको प्रमोट किया, क्योंकि उसमें प्रमोट तो नहीं किया, लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और जाहिर सी बात है, था वो सारा स्कैम, इसलिए बहुत से लोगों का पैसा डूबा। ये बात मंजर आम पे आई और फिर डकी जो है वो कानूनी गिरफ्त में आया और तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, अभी तक वो अरेस्ट है। तो डकी पे दरअसल जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी लगे हुए हैं और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है, डकी अभी भी अरेस्ट है। और डकी पे जो सेक्शन है वो सेक्शन 13 इलेक्ट्रॉनिक फॉरग्रे, सेक्शन 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, सेक्शन 25 स्पैमिंग, सेक्शन 26 स्पूफिंग अंडर पाकिस्तान पेनल कोड PPC, सेक्शन 294B, सेक्शन 420 चिटिंग एंड डी ऑनेस्टी, ये सारे उस पर सेक्शंस और चार्जेस लगे हुए हैं जिसके तहत वो कानूनी गिरफ्त में है। और एक ये भी सुना गया था कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी जो है वो चार्जेस लगे हुए हैं। बहरहाल अभी तक इन्वेस्टिगेट चल रही है। और लेकिन इसी के साथ साथ डकी की जो अहलियाँ हैं अरूब जुतोई, वो भी कानूनी गिरफ्त में आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई थी 23 अक्टूबर को। फिर उन्होंने अपील की थी तो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है 3 नवंबर तक। अब इसकी पोटेंशियल पेनल्टीज़ और जो लीगल एक्सपोजर क्या है, तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर डकी पे
लगाए हुए इल्ज़ामात ये साबित हो जाते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की क़ैद और तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। और ये सज़ा जो है वो पीका एक्ट 2016 और पाकिस्तान पेनल कोड पीपीसी के तहत दी जा सकती है। ताहम असल सज़ा का इंसार अदालत में पेश किए गए शवाहिद और वकील के दलाइल और जज के फैसले पर ही होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो ये लोग जो भी बात बोलते हैं लोगों पे इसका जो है वो काफ़ी असर होता है। और जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी किस्म की बैटिंग ऐप, गैमलिंग ऐप या कुछ भी प्रमोट करता है तो सिर्फ उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता बल्कि लोगों का सोचने का तरीका भी बदल जाता है, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। तो कोर्ट ने यही पॉइंट हाईलाइट किया है कि डकी का जो कंटेंट है वो यूथ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, लाखों में उसके फॉलोवर्स हैं और जो उसका कंटेंट है वो कम उम्र के बच्चे ही ज़्यादा देखते हैं। एक मैच्योर इंसान तो ऐसे कंटेंट खैर नहीं देखता। तो इसलिए जो डकी का केस है वो ऑर्डिनरी केस नहीं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का नया रुख, और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पहले सोशल मीडिया को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। हर चीज़ कोई भी वायरल हो रही है, कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, बस वो चलता जा रहा है। लेकिन एजेंसीज जैसे एनसीसीआई ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि किसी भी गैमलिंग ऐप या बैटिंग ऐप को प्रमोट करना एक ये वाकई लीगल और सीरियस मैटर है। और इसलिए ये केस पाकिस्तान में साइबर लॉ और डिजिटल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नया जो है वो टर्निंग पॉइंट बन गया है। बहरहाल अब ये केस पाकिस्तान में डिजिटल रेगुलेशन में एक प्रेसिडेंट सेट करेगा और उम्मीद है कि कोई भी टिकटॉकर, यूट्यूबर इस तरह की किसी भी गैर कानूनी एप्लीकेशन यानी गैमलिंग ऐप, बैटिंग ऐप को प्रमोट करेगा ही नहीं, ना आप कर सकता है। आखिर में ये केस जो है वो सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं है, बल्कि ये आपको, मुझे और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं ना जिनके लाखों में फॉलोवर्स हैं, और वो कुछ भी आएंगे यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बता देंगे, और आवाम उससे ज़्यादा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ ये आवाम है जो उनको देखती है, उनकी चीज़ों को फॉलो कर लेती है। वो जिस तरह से अगर शादियां कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आवाम ने भी वो करना है। दिमाग है नहीं बिल्कुल। यकीन करो जो भी इन ऐसे टिकटॉकर्स को देख रहे हैं ना, जिनके कंटेंट में कोई एजुकेशनल ना सिस्टम है ना पर्पस है, वो सब्सक्राइबर, वो फॉलोवर्स, वो देखने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ गधा इंसान है जो उनको बिजनेस दे रहा है अपना टाइम दे के। तो जिस तरह की भी ये गैमलिंग ऐप्स डकी ने प्रमोट की हो या जिसने भी प्रमोट की हो, ठीक है, जिसमें प्रमोट करने वाले का कसूर है उतना उसका भी कसूर है जिसने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। अगला अगर आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, और इतने बेवकूफ़ बन रहे हो कि अपनी जेब से पैसा निकाल के उस ऐप को दे रहे हो और डुबो भी रहे हो, ठीक है। तो बहरहाल ये लेसन सिखाता है कि फेम मिलना, पैसा मिलना, ये सब तो आसान होता है, कभी आसान है कभी नहीं। खैर डिजिटल मीडिया पे ये काफ़ी आसान बन गया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, एक असल चीज़ है, उस जिम्मेदारी को निभाना। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।